हेलो ऑल ऑफ यू। हम ये आपके लूसेंट की जीके कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी दो बुक्स हैं लूसेंट में, एक तो डिटेल में है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप की है। ठीक है, तो पहले हम डिटेल की करेंगे, एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट वाली कराऊंगी, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर जिसमें। ठीक है, तो इसके मैंने दो पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आज आगे का देखते हैं इसमें बचा हुआ। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, आज हम इसके आगे का करने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। ठीक है, मनुष्यों के बारे में जो लिखित कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें आप ये याद रखिए कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्यों की घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक है, तो जिस काल का विवरण जो लिखित रूप से होता है उसे तो इतिहास कहते हैं, और जिसका लिखित रूप से कोई विवरण नहीं मिला है उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है। ठीक है, और अगर लिखित विवरण है तो उसे इतिहास कहा जाता है, जिसका लिखित विवरण होता है उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, जो भी लेख थे जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, कुछ उसे कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल में लेख कुछ लिखे तो गए हैं, उस काल में कुछ लिखा तो गया है, लेखन कला तो हुई है उस काल में, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उन्हें आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आद ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल में उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला का प्रचलन तो था। ठीक है, लेखन लोग लिख तो लेते थे, लेखन कला का प्रचलन था के बाद उपलब्ध जो लेख हुए हैं, जो लिखा गया है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है ज्ञानी मानव, जिसे होमो सैपियन कहा जाता था। ठीक है, ज्ञानी मानव जिन्हें होमो सैपियन के प्रदेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, जो ज्ञानी मानव है, जो मनुष्य से होमो सैपियन भी कहते हैं, वो इस धरती पर इनके आने का टाइम क्या है, लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व इनका यहाँ पर ये आए हैं। ठीक है, इनका प्रवेश हुआ है। पूर्व पाषाण युग। ठीक है, अब पूर्व पाषाण युग किसे बोलते हैं। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे, जो पूर्व पाषाण युग का जो मानव था उसके जीवन यापन का, जीविका का, वो जीवित रहने के लिए शिकार किया करते थे। ठीक है, तो पूर्व पाषाण युग में मनुष्य जो थे वो जीवित रहने के लिए शिकार पर वो निर्भर थे। अपनी जीविका, उनकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। ठीक है, नेक्स्ट आग का आविष्कार। इसके में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, आग का आविष्कार किसमें हुआ है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है, और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। आप साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्टिव वाला हम करेंगे, इसकी जो दूसरी इसकी किताब दी हुई है लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो आपको जल्दी आपको याद हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो आप इसमें बने रहिए मेरे साथ।
और साथ साथ याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो काफी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, नव पाषाण काल में लोग स्थायी रूप से रहने लगे तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, और नव पाषाण काल में ही लोग स्थायी रूप से निवास करने लगे और इन्होंने सबसे पहला जो पशु था जिसे इन्होंने पालतू बनाया था वो क्या था? कुत्ता था। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, नव पाषाण काल में लोग स्थायी रूप से रहने लगे, एक जगह रहने लगे और सबसे पहले इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। ठीक है, तो मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। और इन्होंने तांबे से सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? सबसे पहले इन्होंने तांबे से बनाया था कुल्हाड़ी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने तांबे से जो औजार बनाया है वो क्या है? कुल्हाड़ी। और ये जो कुल्हाड़ी मिली है इसके प्राप्त ये कहाँ से हुई है? अतरमपक्कम से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अतरमपक्कम से क्या चीज मिली है, तो आप बता सकते हैं कुल्हाड़ी मिली है। तो मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु खोजी है। ठीक है, और इन्होंने तांबे में जो हथियार बनाया है वो कुल्हाड़ी थी। ठीक है, कृषि का आविष्कार नव पाषाण में हुआ है। अब देखिए नव पाषाण काल में कितनी सारी चीजें आई हैं। नव पाषाण काल में कृषि का भी आविष्कार जो है वो भी नव पाषाण काल में ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस यही ऐसा काल था जब लोगों ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। तो जब कृषि इन्हें करनी आ गई, खेती करनी आ गई, तभी एक जगह रहने का इन्होंने रहना एक जगह शुरू किया। ठीक है, और तो इन्होंने कृषि का आविष्कार भी कब हुआ है? नव पाषाण काल में ही हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, जो प्रागैतिहासिक काल के जो दूसरे कुछ उत्पादक हैं जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान के अवस्थित है। ठीक, ये कहाँ पे है? पश्चिम की तरफ बलूचिस्तान में है ये। ठीक है, ये अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूं है। ठीक है, और जौ, दो फसल आप याद रखेंगे। जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे ज्यादा प्राचीन फसल है वो गेहूं और जौ है। ठीक है, कृषि के लिए जो कृषि सबसे पहले की गई थी वो गेहूं और जौ की गई थी। सबसे ज्यादा पुरानी फसलें गेहूं और जौ ही हैं कृषि के लिए। ठीक है, अब पल्लवरम जो नामक स्थान है, पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी। ठीक है, जो पुरापाषाण कलाकृतियां मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? पल्लवरम से। ठीक है, पल्लवरम स्थान है वो जहाँ पे सबसे पहले भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियां यहाँ से मिली हैं। ठीक है, पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई है। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, जो पत्थर जिसे बोलते हैं, से बने हैं। ठीक है, जो कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग, जो भारत का पूर्व प्रस्तर युग है उसके सबसे ज्यादा जो अधिकतर जो औजार है वो पत्थर के बने हुए हैं, स्फटिक जिसे बोलते हैं, इसके बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना भी इसमें याद रखेंगे। भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग है इसके ज्यादातर औजार पत्थर के यानी कि स्फटिक के बने हुए हैं। कोई भी नाम आपको दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधु भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे कैसे इसको पूछते हैं दोनों क्वेश्चन में कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है?
ठीक है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं और सिंध भाषा में से कहा जाता है, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु सभ्यता, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन सी, ठीक है, रेडियो कार्बन सी जैसे कि नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, जो सिंधु सभ्यता की सबसे ज्यादा मान्य तिथि है रेडियो कार्बन के द्वारा, वो कितनी है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, ठीक है। ये रेडियो कार्बन के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सर्वमान्य जो तिथि है उसको क्या माना गया है 2350 से 1750 तक मानी गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने की है। आप इनका नाम याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है, राम बहादुर दयाराम साहनी ने की है, ठीक है। इतनी आपको इसी तरह से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सब रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आप यहाँ से कुछ याद करिए, कुछ मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव वाले कराऊंगी, वस्तुनिष्ठ वाले कराएंगे, तब आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, इनका पूरा नाम है। सिंधु सभ्यता को प्राकृत ऐतिहासिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रोंज युग में रखा जा सकता है, ठीक है। इसको प्रागैतिहासिक और या फिर कांस्य यानी कि ब्रोंज युग में रखा जा सकता है सिंधु सभ्यता को। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़, जो इनकी इस सभ्यता में जो मुख्य रहने वाले लोग थे वो कौन कौन है, इसमें रहने वाले एक तो द्रविड़ थे और दूसरे भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। इस सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, द्रविड़ कहते थे। यहाँ के निवासी जो थे वो द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय यहाँ के निवासी थे, कहाँ के, सिंधु सभ्यता के लोग में जो रहने वाले लोग थे इन्हें कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सूतका गेंडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान जिसको बोलते हैं, और पूर्व पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मौदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ ये क्या क्या चीजें मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, जो पश्चिमी पुरास्थल है, जो इसके सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल तो कहाँ से मिले हैं, सतका गेंडोर, ठीक है, सतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पुरास्थल जो मिले हैं वो आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह से उत्तरी पुरास्थल मादा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर से मिले हुए हैं, ठीक है। और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद से मिले हैं, जिनका जिला क्या है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये इतना कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता या सैंध सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता या वे सिंधु सभ्यता को ही सैंध सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंधु सभ्यता है या सैंध सभ्यता ही एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप बताएंगे नगरीय सभ्यता थी। सैंध सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में 6 ऐसे नगर हैं जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। वो क्या क्या है, वो मोहनजोदड़ो, पहला क्या है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, ठीक है, ये गढ़वाली वाला है, धौलवीरा, ठीक
ठीक है, धौलवीरा और राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्या है, राखी गढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, लास्ट है इसमें कालीबंगन। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा इनकी खोज कहाँ की गई है, गुजरात में की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल, सबसे ज्यादा स्थल हैं वो कहाँ मिले हैं, ये गुजरात में मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। लोथल एवं सुतको बदा, ठीक है, लोथल और जो सुतको बदा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता का, इन दोनों को क्या कहा गया है, इनको इसका बंदरगाह कहा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इन दोनों को। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कालीबंगन से क्या क्या मिला है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें। ठीक है, ये कालीबंगन से मिली हैं, जो जुते हुए खेत और इसमें नक्काशीदार ईंटें मिली हैं कालीबंगन से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ये इमारत है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए हैं, ये अन्नागार प्राप्त हुए हैं और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले हैं। ठीक है, अन्नागार कहाँ से मिले हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक मुख्य स्मारक है और मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार भी मिला है। ठीक है, ये स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि एक मुख्य स्मारक है ये। ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, इसमें जो स्नान कुंड है 11.88 मीटर लंबा है। ठीक है, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी गहराई है इस स्नानागार की। ठीक है, ये स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, जो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता रही हूँ। ये जो अग्निकुंड है ये कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे जो अग्निकुंड है वो कहाँ से मिले हैं, लोथल और कालीबंगन से मिले हैं, ये प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें कि पशुपतिनाथ कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील मिली है जिसमें कि 3 मुख वाले देवता हैं। ठीक है, 3 मुख वाले देवता की एक सील मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसे क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ जिन्हें कहा गया है, की मूर्ति मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। क्या क्या है उनके चारों ओर, हाथी, घोड़ा और गैंडा। ठीक है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है उनके चारों ओर। ठीक है, ये 4 जानवरों के नाम आप याद रखेंगे, हाथी, गैंडा और चीता, भैंसा उनके चारों ओर विराजमान है। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार। ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार क्या क्या थे, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। ठीक है, तांबा। ठीक है, तांबा कहाँ से इसका व्यापार होता था, तांबे का खेतड़ी। ठीक है, तांबे का व्यापार होता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। ठीक है, तांबे का व्यापार जो होता था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी कहाँ से मिलती थी, अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, चांदी कहाँ से आती थी, ईरान और अफगानिस्तान से। ऐसी सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, सोना आता था अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से इसका व्यापार था। टिन अफगानिस्तान और ईरान से इसका व्यापार था। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से।
गोमेद, गोमेद सौराष्ट्र से, ठीक है, गोमेद का संबंध सौराष्ट्र से है। और लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द का संबंध मेसोपोटामिया से है। ये भी कोई धातु होती होगी, तो लाजवर्द जो है इसका संबंध भी किससे है? मेसोपोटामिया से। सीसा, सीसा देखिए ईरान से मिलता था ये, ठीक है, सीसा कहाँ से आता था? ईरान से। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति भी मिली है। ये आप याद रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई नर्तकी कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है, जो हड़प्पा की मोहरें हैं उन पे क्या मिलता है? एक श्रृंगी पशु का, मतलब एक सींग वाले पशु का एक अंकन मिलता है, चित्र मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, मनके बनाने के जो कारखाने हैं, जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं, ठीक है। जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं, ठीक है, लोथल और चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये श्रृंगार की चीजें होती हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में लिपि, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता थी यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, याद रखेंगे, यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि तो कहाँ की है? सिंधु सभ्यता की है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वह भाव चित्रात्मक है और इसे दाईं से, मतलब राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, दाईं से बाईं लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, ठीक है, जब कोई लिखा हुआ अभिलेख है वो एक से ज्यादा पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, ठीक है, तो पहली जो पंक्ति होती थी उसे दाईं से बाईं लिखते थे और दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई थी। ग्रीड पद्धति का संबंध किससे है? ये सिंधु सभ्यता से है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। जो ग्रीड पद्धति का संबंध किससे है? सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? ग्रीड पद्धति को अपनाया था, ठीक है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। अब सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थे वो किधर खुलते थे? सड़कों की तरफ खुलते थे, बाहर की तरफ खुला करते थे। बाहर की तरफ ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे, ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता के यहाँ के जब घर होते थे, जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थे वो किधर खुलते थे? सड़क की ओर ना खुलकर ये पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। इनकी खिड़कियां और दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है, सड़क के साइड नहीं खुलते थे, ये पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, ठीक है। केवल लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे जो थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। केवल एकमात्र लोथल ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी सिंधु सभ्यता में जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो अंदर की तरफ खुलती थी, पिछवाड़े की तरफ खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी।
सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ठीक है, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये गेहूं और जौ के जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। कहाँ, कौन सी सभ्यता की, तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता की। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थे। सैंध वासी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो सैंध यानी सिंधु सभ्यता के व्यक्ति थे वो मिठाई के लिए किसका यूज करते थे, शहद खाते थे मीठे के नाम पे। ठीक है, मिठाई के लिए वो शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से। ठीक है, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस टाइम में धान की खेती भी हुआ करती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला चावल का प्रमाण लोथल से ही मिला है। ठीक है, चावल के सबसे पहले साक्ष्य हैं वो लोथल से ही मिले हैं। सुरकोतदा जो है और कालीबंगन, ठीक है, सुरकोतदा और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर मिले हैं। ठीक है, घोड़े के अस्थिपिंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। कालीबंगन, लोथल और सुरकोतदा से सैंधकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है उस समय लोग आने जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया करते होंगे। तिल की इकाई, तिल जानते हो ना, जैसे तिल होता है, जैसे ऑयल यूज करते हैं, तिल निकालते, ऑयल निकलता है तिल से। ठीक है, तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, जो ठीक है, ये इकाई किस अनुपात में थी, तिल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सैंध सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, सैंध सभ्यता के लोग थे जो आने जाने के लिए यातायात के लिए 2 पहियों वाली या फिर 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया का अभिलेख जो मिला है उसमें मेलुआ शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, मेलुआ शब्द का संबंध भी किससे है, सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वर्णित वर्ग में हाथी में था। ठीक है, हाथों में था। ठीक है, तो जो संभवतः ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृत थी उसका शासन वर्णिक, ठीक है, वर्ग के हाथों में था। ये स्वर्णिक होगा ये। ठीक है, वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, पिंगट जो कोई है इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही राजधानी कहा, एक जुड़वा राजधानी के रूप में इन्होंने कहा है। तो पिंगट का कहना है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इनकी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी इन्होंने बताया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रवल के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो वृक्ष की पूजा करते थे और शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ इससे ये पता चला है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, वो वृक्षों की पूजा करते थे और शिव भगवान की पूजा वो किया करते थे और धरती को वो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा भी किया करते थे।
स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह है होता है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन माना गया है यहाँ पे, कि जो स्वास्तिक चिन्ह के जो प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उस टाइम के लोग सूर्य की उपासना भी किया करते होंगे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। सिंधु घाटी में कोई मंदिर नहीं मिला है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा पूजा की जाती तो मातृ देवी थी, ठीक है। मातृ देवी की पूजा का प्रचलन यहाँ पर है। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट है पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड होता है, ठीक है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, ठीक है। जो पशु पूजनीय थे इनके लिए वो कुबड़ वाला सांड, इनके यहाँ जो कुबड़ वाला सांड था वो इस सभ्यता में अधिक पूजनीय माना जाता था, विशेष पूजनीय था। और स्त्री मृग मूर्तियां यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैन्य समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। जो यहाँ पर देवी की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं इससे ऐसा पता लगाया जाता है, ऐसा पता लगता है कि यहाँ के लोग देवी को पूजते थे, यानी कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि यहाँ का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। सैंधवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सैंधवासी जो थे, सैंध सभ्यता के लोग थे, वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए किन किन चीजों का यूज करते थे, ये मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ खेलते थे और पासा खेलते थे, ठीक है। ये मनोरंजन के लिए इन चीजों का यूज किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, तो आप क्या बताएंगे, वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है, कालीबंगन जो है एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है, स्थान है जिसका निचला शहर, ठीक है, जिसका नीचे का शहर, निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु, ठीक है, जो नीचे का हिस्सा है वो सामान्य लोग रहा करते थे, नीचे वाले हिस्से में भी किले से घिरा हुआ था, ठीक है। कालीबंगन जो है एकमात्र हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थान है जो कि नीचे होते हुए भी, निचला शहर होते हुए चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, वह सामान्य लोग रहते हैं, फिर भी उसे क्या किया गया है, किले से घेरा गया है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। पर्दा प्रथा और वेश्याव्रत सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। सैंधव सभ्यता में जो है पर्दा प्रथा और वेश्याव्रत इसमें प्रचलित थी। नेक्स्ट है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को ये लोग जलाते भी थे और गाड़ते भी थे, ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जो हड़प्पा सभ्यता थी शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। हड़प्पा में तो दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में से जलाते थे, ठीक है, शवों को। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं, और लोथल और कालीबंगन में क्या मिला है, समाधियां मिली हैं, ठीक है। सैंध सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे
प्रभावी कारण बाढ़ है। ठीक है, जो ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका विनाश हो गया, ये खत्म हो गई किसी बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ आने से इसका अंत हुआ है सिंधु सभ्यता का, ऐसा माना जाता है। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो आग में पकी हुई ईंटें थी उसे क्या बोलते थे? टेराकोटा बोला जाता था। ठीक है, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा स्टैम्प बोला जाता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या थे वो यहाँ पे और उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थान। ठीक है, वो उसके समय जो सिंधु सभ्यता है उसके स्थल, नदियां, उत्खननकर्ता और वर्तमान उनके स्थान क्या क्या हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये काफी बड़ा है, इसको ऐसा करते हैं वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का कल देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी काफी ज्यादा हो गया, 35 मिनट का वीडियो हो गया है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।